तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल संस्कृत XYZ पे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको पुराने इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र के बारे में सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका डिटेल में आपको 10वें यूनिट में पढ़ना है, परंतु 9वें यूनिट में आपको जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, लिपि हो गया, अर्थशास्त्र, ठीक, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हो गया, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय और अभिलेख जो हैं उनका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रामायण के बारे में। ठीक है, चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रामायण की बात करें तो रामायण में अधिकतर क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछा जाता है उसका नोट्स तैयार कर दिया है, जो कि आपको इसमें मिल जाएगा। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रामायण की बात करें तो वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसे आद्य काव्य भी कहते हैं। ठीक, आदि काव्य कहते हैं और आदि कवि वाल्मीकि को बोला जाता है। रामायण को क्या बोलते हैं? आदि काव्य। ठीक है, और वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रामायण की बात करें तो रामायण 7 कांड में लिखा गया है, 500 प्लस सर्ग है ऐसा माना जाता है, लेकिन 645 सर्ग है। ठीक, 500 प्लस अधिकतर देखोगे आप किताबों में, उसमें लिखा होगा कि 500 प्लस सर्ग किसमें है? रामायण में। लेकिन अगर आप सर्गों की संख्या देखेंगे तो 645 सर्ग बैठते हैं पूरे इसमें 7 कांडों में। 24,000 श्लोक है इसमें। त्रेता युग की बात है ये। चतुर्विंशति सहस्त्री भी किसको कहते हैं? ठीक, 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण का समय की बात करें तो 700 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के मध्य का माना जाता है। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। तमसा नदी का इसमें वर्णन है, क्रौंच वध का भी वर्णन है इसमें। करुण रस में लिखा गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पूछता है रामायण किस रस में लिखा गया? शांत रस में नहीं लिखा गया। शांत रस में क्या लिखा गया? महाभारत लिखा गया है। और करुण रस में क्या लिखा गया है? रामायण लिखा गया है। ठीक है, अनुष्टुप छंद में जितने भी श्लोक है सारे अनुष्टुप छंद में है। अब जो मैं बोल रहा था 645 सर्ग आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ठीक है, उत्तरकांड को कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। तो ये 7 कांड हो गए और इसके सामने जो लिखा गया है ये सर्ग हो जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्ग हो जाएगा। बालकांड में सब ये क्रम है, इसी क्रम से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम भी पूछता है। ठीक है, कांडों के क्रम पूछ लेगा तो आपको इसी क्रम में बताना है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड भी कहते हैं, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड होगा। ठीक, बालकांड में 77 सर्ग है, अयोध्याकांड में 119 सर्ग है, अरण्यकांड की बात करें तो या आरण्यकांड की बात करें तो 75 सर्ग हो जाते हैं। ठीक है, किष्किंधाकांड की बात करें तो 67 सर्ग हो जाते हैं। सुंदरकांड की बात करें तो इसमें 68 सर्ग हो जाते हैं। युद्धकांड की बात करें तो 128 सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? यही है युद्धकांड, जिसमें 128 सर्ग है। उत्तरकांड की बात करें तो 111 है। ठीक है, और सबसे छोटा किष्किंधाकांड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और रामायण में पंच संधिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, ये क्रम है। लेकिन पंचसंधि में तो 5 ही हो सकते हैं, तो अयोध्याकांड इसमें नहीं है। ठीक है, और लास्ट की बात करें तो उत्तरकांड भी इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, पंचसंधियों की बात करें अगर हम तो बालकांड हो गया तो अयोध्या को छोड़ देंगे, अरण्यकांड हो जाएगा। ठीक, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, ठीक है, सुंदरकांड और युद्धकांड हो जाएगा इस तरह से। और फिर आपको संधियां तो पता है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वाण। ठीक है, ये क्रम देखिए, पंच संधियों का भी क्रम रखिएगा और रामायण में जो 7 कांड है उसका भी क्रम रखिएगा। अयोध्या को हटा दीजिएगा, शुरू से ही देखिएगा। ठीक है, तो आपको जो शुरू को जो 5 आ जाएंगे उसके अंतर्गत आपकी पंच संधि आ जाएंगी रामायण में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख ले, सुंदरकांड हो गया, विमर्श, और युद्धकांड में निर्वाण हो गया। ठीक है, अन्य रामायण ग्रंथ भी मिलते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अध्यात्म रामायण हो गया जो मिलता है, अद्भुत रामायण है, अगस्त्य रामायण है, भुसुंडी रामायण, ठीक है, मयंद रामायण और आनंद रामायण, ये रामायण के नाम से भी ये काव्य मिलते हैं। ठीक है, रामायण पर आधारित नाटक की बात करते हैं। ठीक, आजकल जो प्रचलन चल गया है क्वेश्चन का कि काव्य कौन सा है वो बताइए, नाटक कौन सा है, चित्रकाव्य कौन सा है वो बताइए, क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो आपको पता है, परंतु जो विधा पहचानने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने लगे हैं। ठीक है, रामायण पर आधारित नाटक की अगर हम लोग बात करें तो अनर्घ राघवम का मुरारी है, प्रसन्न राघवम जयदेव हो जाएगा, बाल रामायण राजशेखर का हो गया, कुंदमाला डिंगनाथ, हनुमान नाटक दामोदर मिश्र का है, महावीर चरितम भवभूति का है, उत्तरम चरितम भवभूति का है। ठीक है, अब भास के 2 नाटक मिलते हैं जो अधिकतर पूछा गया है, अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। ठीक है, रामायण पर आधारित नाटक जो है भवभूति के भी 2 हैं, कौन कौन से? महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। ठीक है, इससे तो पता चलता है। लेकिन अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक जो भास का है वो भी मिलता है। यज्ञफल नामक एक और नाटक भी मिलता है रामायण पर आधारित। अब हम बात करेंगे रामायण पर आधारित काव्य की। ठीक है,
तो भट्टी का काव्य है, ठीक है। छेबेंद का रामायण मंजरी है। प्रवरसेन का सेतुबंध है। जानकी हरणम कुमारदास का है। रघुवंशम कालिदास का है, जो कि रामायण पर आधारित ये काव्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चित्रकाव्य की। चित्रकाव्य की बात करें तो यादव राघवियम, विलोमवाक और रामलीलामृतम, ये क्या है, चित्रकाव्य हो जाते हैं, जो कि रामायण पर आधारित मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामायण पर आधारित चंपू काव्य के बारे में। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। रामायण चंपू भोजराज का है, ठीक है। रामकथा अनंत है तो अनंत भट्ट, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। रामायण चंपू भोजराज ने लिखा है, ये तो आपको पता है, लेकिन रामकथा अनंत भट्ट ने लिखा हुआ, तो रामकथा अनंत है, तो इस तरह से आप याद करते हैं, रामकथा अनंत भट्ट। उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी का है, ठीक है। चंपू रामायण लक्ष्मण भट्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य परिचय, जो आपको देखा जाता है, अधिकतर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टीकाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये टीकाएँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टीकाओं को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। रामायण की टीकाएँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है रामायण तत्व दीपिका, महेश्वर तीर्थ ईश्वर तीर्थ ने लिखा हुआ है, ठीक है। रामायण दीपिका वैद्यनाथ दीक्षित ने लिखा हुआ है। सर्वार्थ सार जो है वेंकटा कृष्णधरी वेंकटेश ने लिखा हुआ है। रामायण तिलक की बात करें तो नागोजी भट्ट ने लिखा है। तिलक राम वर्मा ने लिखा हुआ है, ठीक है। रामायण भूषणम की बात करें तो वो गोविंदराज ने लिखा हुआ है। तो ये टीकाएँ हैं जिनको आपको याद रख लेना है। और टीकाएँ जो मिलती हैं अधिकतर बुकों में देखने को मिल जाती हैं, विवेक तिलक वरदराज, ठीक। रामायण शिरोमणि शिव सहायका, ये आप किसी पेज पे लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। तीर्थ व्याख्या महेश्वर तीर्थ की है। रामचंद्रिका केशवदास का है, ठीक है। विवरण टीका ईश्वर दीक्षित का है। वाल्मीकि हृदय अहोबलात्रेय का है। अमृत कटक माधव योगी का हो जाता है, ठीक है। और धर्माकूट त्रयंबकम मक्खी का एक मिल जाता है। और रामायण तात्पर्य संग्रह अप्पय दीक्षित का हो जाता है, ठीक। अमृत शतक माधव योगी का। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है टीकाओं से, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं आख्यान। आख्यान जितने भी हैं वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि आख्यान तो पूछ लेगा और आपको ध्यान भी रहेगा, लेकिन वो पूछ लेता है क्रम, कि कौन सा आख्यान कब आया है। तो सबसे पहले आपको इसमें कांडों का क्रम आपको ध्यान रखना है, कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये कांड हो गया। अब इस हिसाब से इसकी कहानी पढ़ लीजिए। आप लोग उठाइएगा, क्या कहते हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वहाँ से आप रामायण के जो कांड है उसके अंदर की विषय वस्तु और महाभारत में जो पर्व है उनके अंदर की विषय वस्तु पढ़ लीजिएगा, वहीं से पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा अधिकतर बुकों में मिल जाता है, लिखने की मैंने कोशिश कर दिया अधिकतर चीज़ों को, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद भी आप रामायण और महाभारत के जो पर्व हैं और कांड है वहाँ से पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बालकांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा बालकांड में ही आख्यान मिलते हैं। क्रौंचवध का वर्णन और ताड़कावध का वर्णन बालकांड में ही किया गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अहिल्या उद्धार है, सुनसेप आख्यान है, ऋषि सिंह आख्यान है, अहिल्या उद्धार। देखो ये तो मैंने क्या है, अधिकतर क्रम है, एक आध दो का क्रम इधर उधर है, ठीक है। पीछे जो मैंने लिखा हुआ है ये क्रम लिखा हुआ है, कौन से स्थान पे आता है, तो आप लोग इसको क्रम के अनुसार याद कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्रम 100% क्रम से ही पूछता है, क्योंकि वो उसको भी पता है बालकांड क्या कहते हैं के अंदर क्या क्या आता है। गंगा अवतरण आख्यान पूछा गया है, मरुतनाम आख्यान पूछा गया है, कार्तिकेय आख्यान हो गया, मैत्रावरुण आख्यान, अष्टावक्र आख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान, तो ये सारे आख्यान जो हो जाते हैं ना अधिकतर पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक। राजा सगर अश्वमेघ आख्यान हो गया, समुद्र मंथन हो गया, त्रिशंका आख्यान, ठीक है। समुद्र मंथन जैसे हो गया, पूछ लेता है तो समुद्र मंथन लास्ट में आ गया, त्रिशंका हो गया। सुनसेप आख्यान भी पूछा गया है, अहिल्याोद्धार भी पूछा गया है, इसलिए मैंने उसको ऊपर भी अलग से लिख दिया गया था। ताड़कावध पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप इसको क्रम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अयोध्या कांड के बारे में। अयोध्या कांड की बात करें तो इसमें वनवास की घटना है, दशरथ की मृत्यु के बारे में इस अयोध्या कांड में वर्णन है। और जाबाली के नास्तिक मठ का खंडन जो राम ने किया था, ये भी क्या कहते हैं अयोध्या कांड के अंतर्गत जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, जाबाली के नास्तिक मत का खंडन किसने किया था, राम ने किया था। कौन से कांड में, अयोध्या कांड में। अब हम बात करते हैं अरण कांड में, ठीक है। तो इसमें शूर्पणखा का वर्णन है, शूर्पणखा नग का, ठीक। खरदूषण का वध इसमें किया गया है। सीता हरण, जटायु वध, सबरी वृत्तांत और जटायु रावण से युद्ध, और इसका वृत्तांत जो है जटायु का वध और जटायु वृत्तांत जो है अरण्यक कांड में ही आ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। किष्किंधा कांड की बात करें तो सुग्रीव मैत्री बाली वध हो गया, सीतान्वेषण हो गया, संपाति कथा हो गया, ऋषिमुख पर्वत पर निवास जो है किष्किंधा कांड में ही वर्णन है, ठीक है। सुंदर कांड की बात करें तो सुंदर कांड जो है हनुमान, सुंदर जो है बजरंगबली को भी बोला जाता है, हनुमान जी को भी बोला जाता है, ठीक है। तो हनुमान का वर्णन है इसमें। लंका गमन हो गया, अंगुलीयक प्रदान वृत्तांत, जो क्या कहते हैं अशोक वाटिका में वो अंगुली सीता जी को दिखाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से चूड़ामणि ले आते हैं, कुछ वहाँ से ले आते हैं राम के लिए कि हाँ मैं मिला था,
कुछ निशानी के तौर पे, तो उसका वर्णन भी सुंदरकांड में ही किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं युद्धकांड के बारे में। ठीक है, अब अगला जो युद्धकांड है इसमें रावण मरण है और अयोध्या आगमन है राम का। ये दो घटनाएं क्या हैं, युद्धकांड में वर्णन है। उत्तरकांड की बात करें तो सुकेश आदि की उत्पत्ति हो गया, नृग आख्यान हो गया, ययाति आख्यान हो गया, राम द्वारा शंभु को वध पूछा जाता है। तो राम द्वारा शंभु को वध किस कांड में किया गया, उत्तरकांड में किया गया। ठीक, उर्वशी आख्यान, बुध और इला से पुरुरवा की उत्पत्ति, ये सब उत्तरकांड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उत्तरकांड में ही राम द्वारा शंभु का वध किया गया है। ठीक है, अन्य आख्यान की बात करें तो पुरूर्वा आख्यान हो गया, कार्तिकेय उपाख्यान हो गया, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है अलग से। तो यह किसके अंतर्गत है, रामायण में ही है। ठीक है, रामायण की टीका मैंने सारी बता दी है। अब हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत की बात करें तो देखो, रामायण को आदि काव्य कहते हैं, वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। अब महाभारत की बात करें तो इसको आर्ष काव्य बोलते हैं। ठीक है, इसके रचयिता वेद व्यास हैं, इनको कृष्णद्वैपायन, कृष्णमुनि और बादरायण के नाम से भी जाना जाता है। रचना काल 600 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी में भी थोड़ा वर्णन है, 600 से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है पाणिनि का है, तो इसका मतलब इससे पूर्व का ही महाभारत होगा। ठीक है, रीति पांचाली है, छंद अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है श्लोक में। महाभारत के विकास के 3 क्रम है, यह भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, महाभारत ऐसा मत समझना कि बहुत, क्योंकि 1 लाख श्लोक मायने रखते हैं किसी चीज़ के लिए। आजकल जो काव्य लिखते हैं 1000 बहुत हो गए, 2000, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इतने श्लोक नहीं है, जबकि बहुत फेमस है। ठीक है, जबकि और जो फेमस नहीं उसमें भी बहुत ज़्यादा श्लोक है। कहने का मतलब ये है कि लिखना आसान नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें महाभारत के विकास के तो ये 3 क्रम में इसका विकास हुआ है। पहला इसका नाम जो था वो जय था, दूसरा भारत था, तीसरा महाभारत था। ठीक है, तो जब जय नाम से विख्यात था तो उसमें 8800 श्लोक थे, और भारत के नाम से जब विख्यात हुआ उसके बाद तो 24000 श्लोक थे, और लास्ट में जब महाभारत के नाम से विख्यात हुआ तो उसमें 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, 1 लाख श्लोक, इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं 1 लाख होने से। ठीक, 18 पर्व हैं इसमें। पर्वों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, पर्वों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक परंपरा चलती है इनमें ब्रह्मा की, ब्रह्मा वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास और सुखदेव। ठीक, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ब्रह्मा वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास और सुखदेव। ठीक है, शांति पर्व इसमें सबसे बड़ा है, 14000 श्लोक है। महाप्रस्थानिक सबसे छोटा है, 115 श्लोक हो जाते हैं। अब महाभारत पर आधारित काव्य की बात कर लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। वो तो सामान्य परिचय के तौर पे महाभारत में क्या है वो सब लिख लेते हैं। ठीक, सब बता लेते हैं, लेकिन महाभारत पर आधारित महाकाव्य की बात करें तो नैषधीय चरितम है, शिशुपाल वध है, किरातार्जुनीयम है। ठीक, नैषधीय चरितम श्री हर्ष ने लिखा है, जिसमें 22 सर्ग है, और आनंद पदांक महाकाव्य इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, आनंद पदांक महाकाव्य नैषधीय चरितम को कहा जाता है। ठीक है, शिशुपाल वध की बात करें तो इसको माघ ने लिखा हुआ है। ठीक है, महाकाव्य है, 20 सर्ग में लिखा गया है शिशुपाल वध। श्रेयंक महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक, श्रेयंक पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है इसको। किरातार्जुनीयम तीसरा है, जो कि भारवी ने लिखा हुआ है, एक ही कृति है भारवी की, 18 सर्ग में लिखा गया है। इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे सर्ग को इसमें पाषाण त्रयी कहा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया महाकाव्य। अब बात करते हैं महाभारत पर आधारित नाटक की। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का कालिदास है, वेणी संहार का भट्टनारायण। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा है कालिदास ने। ठीक है, वेणी संहार लिखा है भट्टनारायण ने। बाल भारत लिखा है राजशेखर ने। बाकी भास के 6 नाटक मिल जाते हैं, दूत घटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम वायोग हो गया, पंचरात्र हो गया, उरुभंग हो गया। ठीक है, ये जो 6 नाटक हैं ये भास द्वारा लिखे गए, इसको भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। महाभारत पर आधारित चंपू काव्य की बात करते हैं। ठीक है, तो चंपू काव्य की बात करें तो नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट सबसे पुराना चंपू है। ठीक, भारत चंपू अनंत भट्ट का है। ठीक है, पंचाली स्वयंवर चंपू की बात करें तो नारायण भट्ट ने लिखा हुआ है। अब द्रौपदी परिणय चंपू की बात करें तो चंद्रकवि ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चंपू काव्य भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि नल चंपू आप त्रिविक्रम भट्ट वाला जो है वो आपके सिलेबस में लगा भी हुआ है UGC नेट के। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाभारत की टीकाएँ। महाभारत की टीकाएँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विषम श्लोक की विमल बोध ने लिखा हुआ है, ज्ञानदीप का देवबोध ने लिखा हुआ है, निगुणार्थ पद बोधिनी नारायण ने लिखा हुआ है, लच्छा वर्षटिका वादिराज ने लिखा हुआ है। ठीक है, भारत भवदीप नीलकंठ ने लिखा है। ये आप रट लीजिएगा, विमल श्लोक की विमल बोध, ज्ञानदीप का देवबोध, निगुणार्थ पद बोधिनी नारायण, लच्छा वर्षटिका वादिराज, भारत भवदीप नीलकंठ। ठीक है, अब बात करें कुछ और टीकाएँ जो इसमें मिलती हैं। वैशंपायन की बात करें तो मोक्ष धर्म शांति पर के ऊपर इन्होंने लिखा है। नारायण सर्वज्ञ की बात करें तो भातार्थ प्रकाश टीका है। ठीक, चतुर्भुज मिश्र की बात करें तो इनका है भारतोपाय प्रकाश टीका। अर्जुन मिश्र की बात करें तो अर्थदीप का है, भारत संग्रह दीप का भी इसको कहते हैं। ठीक है, नारायण तथा वादिराज की बात करें तो लच्छाभर टीका है, लच्छाभरण
टीका इनकी मिलती है और ये बहुत फेमस है, नारायण तथा वादिराज की लच्छाभरण टीका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पर्व। ठीक है, खंडों, महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं, जो 18 पर्वों में विभक्त हैं, और ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, जिस क्रम में लिखा गया है, जिस सीरीज में लिखा गया वो क्रम में ही आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु, जैसे आदि सभा वन विराट में क्या विषय वस्तु रही है ये, और पर्वों के नाम क्रम से पूछता है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कौन सी कहानी किस पर्व में है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आदि सभा वन विराट, उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य, सौप्तिक स्त्री शांति, अनुशासन अश्वमेध आश्रमवासी, मौसल महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण, ये 18 इसमें पर्व हो जाते हैं। शांति पर्व सबसे बड़ा है, महाप्रस्थानिक सबसे छोटा है, मैंने आपको बता दिया। एक में 14,000 श्लोक है शांति पर्व में, महाप्रस्थानिक में 115 श्लोक हैं। ठीक है, अब हम इनके अंतर के, इसके क्या कहते हैं, पर्वों के अंदर की विषय वस्तु जान लेते हैं। आदि पर्व की बात करें तो शकुंतलोपाख्यान है, यासुपाख्यान है, कचदेव यानी उपाख्यान है, कद्रुप विंतोपाख्यान है। ठीक है, आदि पर्व में। सभा पर्व की बात करें तो जरासंध वध है, शिशुपाल वध है, युधिष्ठिर का हार जाना है। ठीक है, वनवास का है, 12 वर्ष का वनवास सभा पर्व के अंतर्गत हो गया था। ठीक, अज्ञातवास 1 वर्ष का था। ठीक है, वन पर्व की बात करें तो इसमें नलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिव्योपाख्यान, सवित्रोपाख्यान हो गया, किरातार्जुनियम, नलचंपू, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण, और इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल को मांग लेना, ये सब वन पर्व में वर्णित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी 3-4 जो बताऊंगा यहाँ से आप क्वेश्चन 100% पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विराट पर्व के बारे में। विराट पर्व में अज्ञातवास की घटना है, जो 1 वर्ष इन्होंने बिताया था। किंचक का वध पूछा गया है, विराट पर्व में है। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ विराट पर्व में हो जाता है। ठीक है, उद्योग पर्व की बात करें तो अम्बोपाख्यान है, कृष्ण शांति दूत बन के इसमें जाते हैं, कृष्ण की सेना दुर्योधन मांग लेते हैं और कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कृष्ण द्वारा कर्ण को जन्म वृत्तांत, तो कर्ण को जन्म वृत्तांत किसने सुना था? कृष्ण ने उनको सुनाया था कि आपकी माता कौन है। ठीक है, अम्बा का हरण भीष्म द्वारा किसमें किया गया था? उद्योग पर्व में ही किया गया है। शिखंडी महाभारत युद्ध की प्रस्तावना जो है उद्योग पर्व में बन चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक के जो आपकी विषय वस्तु है, आपको यहाँ तक की विषय वस्तु रटी होनी चाहिए कि किसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहीं से उद्योग पर्व तक के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे भीष्म सेनापति 10 दिनों तक थे। ठीक है, हाँ। द्रोण पर्व की बात करें तो द्रोण सेनापति थे 5 दिनों तक, 18 दिन तक पूरा चला था। कर्ण पर्व की बात करें तो कर्ण की सेना जो है 2 दिनों तक जो है 2 दिनों तक कर्ण सेनापति रहते हैं। शल्य की बात करें तो आखिरी दिन जो थे 1 दिन के लिए शल्य बनते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो है अधिकतर इसमें से पूछी जाती है। शांत पर्व की इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन शांति पर्व आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, कभी कभी इससे पूछ लेता है। राजधर्मानुशासन, आपद धर्म, मोक्ष धर्म सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, पता है आपको। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री इसी पर्व में वर्णित है। राजधर्म हो गया, वर्ण धर्म हो गया, आश्रम धर्म हो गया, दंड नीति का विवेचन हो गया, मोक्ष के अंतर्गत जीव आत्मा कर्म ज्ञान पुरुषार्थ और आध्यात्मिक विषय का प्रतिपादन जो है इसी शांति पर्व में बताया गया है। पराशर गीता हो गया, हंस गीता हो गया। ठीक है, देखो क्या आ गया, ये रहा। ठीक है, पराशर गीता, हंस गीता, भीष्म का उपदेश युधिष्ठिर आदि के लिए जो उपदेश दिया गया था वो शांति पर्व में दिया गया था। ठीक, अब आते हैं अनुशासन पर्व से। क्वेश्चन 2 आया था कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिसे शिवी उपाख्यान भी कहते हैं, अब विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, ये किस में है? अनुशासन पर्व में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अश्वमेधिक पर्व हो गया, उसके बाद आ जाता है आश्रम मासिक पर्व। ठीक है, फिर आता है स्त्री पर्व। ठीक है, उसके बाद आता है मौसल पर्व। युधिष्ठिर, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद यादव वंश का नाश हो गया था, क्योंकि मौसल पर्व में आपको मुसल के टुकड़े से ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, यादव वंश का नाश हुआ, कृष्ण की मृत्यु भ्रम वश व्याधि के द्वारा मारा जाना, यदुवंश का विनाशक मुसल के कारण। ठीक है, यादव वंश का नाश जो था मुसल के कारण हो गया था। मुसल के टुकड़े के बाण से कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है महाप्रस्थानिक, फिर स्वर्गारोहण। ठीक है, ये महाभारत की विषय वस्तु थी अधिकतर। जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास एक बार उठाइएगा, रामायण और महाभारत की विषय वस्तु वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे खिल पर्व के बारे में पूछता, खिल पर्व हरिवंश पर्व है। ठीक,
परिशिष्ट के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ है ये। खिल पर्व हरिवंश पर्व है, ठीक। कण्व का आश्रम जो था मालिनी नदी के तट पे था। वाल्मीकि का जो आश्रम था वो तमसा नदी के तट पे है। दुष्यंत भरत मिलान की बात करें तो मारीच आश्रम हो गया स्वर्ग में, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जो क्वेश्चन लिख यहाँ पे बताया हूँ ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत का निर्माण किया था। पूछता है कितने वर्षों में, 3 वर्षों में किया था। अहिंसा परमो धर्म शांति पर्व में है, ठीक। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित जो है आदि पर्व से है। अब पांडव वनवास के है तो काम्यक वन को, ठीक है। तो ये था रामायण और महाभारत की विषय वस्तु जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पुराण के बारे में, ठीक है। पुराण से भी आपके आजकल 2-3 क्वेश्चन बनने लगे हैं पुराणों की विषय वस्तु को लेकर। तो विषय वस्तु में उसके क्या क्या बताया गया है आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुराण की बात करें तो पुराण का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, ठीक। पुराण के 5 लक्षण हो जाते हैं। 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि पुराण के लक्षण जो बताए गए हैं वो आपसे पूछा जाता है, ठीक। पुराण के लक्षण की बात करें तो आपको यहाँ देखते हैं जो श्लोक है, श्लोक की याद कर लीजिए। यहाँ पे श्लोक जो है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराण पंचलक्षणम, ठीक। ये 5 लक्षण है पुराण के लक्षण। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्या है पुराण के लक्षण है। और लक्षणों के अंतर्गत जो विषय वस्तु आती है वो पूछा जाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे था ना सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरितम, तो इसके अंतर है क्या चीज़। तो सर्ग के अंतर्गत आ जाता है पंचमहाभूत इंद्रियगण बुद्धि आदि पर आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन जो है सर्ग में बताया गया। प्रतिसर्ग की बात करें तो ब्रह्मा आदि स्थावरांत संपूर्ण शिष्ट के लय का वर्णन है। वंश की बात करें तो सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन, ठीक। मनवंतर की बात करें तो मनु मनुपुत्र देव सप्तर्षि इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन है, ठीक। वंशानुचरितम की बात करें तो प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है, ठीक है। तो ये आप विषय वस्तु ध्यान रखिएगा। अब महापुराण की बात करें लक्षण तो मद्वयम भद्वयम 18 जो है उसके नाम किस प्रकार से हैं वो उसमें बताया गया है। मद्वयम म वाले 2, भद्वयम भ वाले 2, चय ब त्रयम ब वाले 3, व चतुष्टयम ब वाले 4, अनाप लिंग कुछ कान पुराण पृथक पृथक। तो जो मैं बता रहा था कि आपके 18 महापुराण 18 पुराण है वो उसका ये श्लोक है महापुराण के, ठीक है। अब हम महापुराण के अंतर्गत जो क्या कहते हैं महापुराण है 18 उनके श्लोक कितने हैं, ठीक है, अध्याय कितने हैं उसको जान लेते हैं। इसको आप बुक ले करके इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु हो उसको ध्यान रख लीजिएगा। अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से अब आने लगे हैं, वहाँ से भी पूछने लगा है, लेकिन सामान्य परिचय के तौर पे आपको यहाँ से देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समान तौर पे आ जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्रह्म पुराण की बात करें तो ब्रह्म पुराण को क्या कहते हैं आदि पुराण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 245 अध्याय हैं। श्लोक की बात करें तो 10,000 12,000 13,000 के लगभग में इसमें श्लोक मिल जाते हैं। प्रवचन की बात करें तो लोमहर्षण ऋषि जो थे उन्होंने प्रवचन दिया था और उड़ीसा कोणार्क मंदिर का वर्णन इसमें प्राप्त हो जाता है, ठीक। उड़ीसा में जो कोणार्क का मंदिर है वो इसमें वर्णन मिल जाता है। पद्म पुराण की बात करें तो 641 अध्याय है, इसमें 48,000 श्लोक है। मत्स्य पुराण में इसके 55,000 श्लोक बताया गया है। ब्रह्म पुराण में 59,000 श्लोक बताए गए हैं। कुल इसमें 5 खंड हैं। खंड का नाम पूछा गया है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड। देखो इसमें 2 चीज़ें चल रही है, एक तो सृष्टि भूमि, स्वर्ग ऊपर पाताल नीचे, ठीक है, फिर उत्तरकांड। प्रवचन अग्रश्रवा ने दिया था, 5वीं शताब्दी में इसका विकास माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण की बात करें तो 6 खंड है, इसमें 126 अध्याय हैं। श्लोक की बात करें तो इसमें 23,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं और 6,000 श्लोक। देखो अब बोलो कि ये ऐसे श्लोक मतलब 23,000 24,000 6,000 कैसे। अनेक बुकें आप पढ़ेंगे, कहीं पे आपको 23,000 मिल जाएगा, कहीं आपको 24,000 मिल जाएगा लिखा हो, कहीं 6,000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मैंने देखा होगा कि श्लोक और कहीं कहीं तो कोटेशन भी मिल जाता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मत्स्य पुराण में बताया गया है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, ठीक है। 59,000 श्लोक जो है ब्रह्म पुराण में है। इस दृष्टि से यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायु पुराण के बारे में, ठीक है। वायु पुराण की बात करें तो शिव का वर्णन वायु पुराण में किया गया है। शिव पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है, ठीक। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। 112 अध्याय हैं, 11,000 इसमें श्लोक हैं। इसमें भी 4 पाद हैं, प्रक्रियापाद, उपोद्घात पाद, अनुच्छेदपाद, उपसंहार पाद हो जाता है, ठीक। पुराण के 5 लक्षण मिलते हैं, सृष्टिक्रम भूगोल सृष्टिक्रम भूगोल और खगोल, ठीक है। ये आपको
और युगों का वर्णन इसमें मिल जाता है। सृष्टि का वर्णन मिलेगा, भूगोल का वर्णन मिलेगा, खगोल का, और युगों का वर्णन वायु पुराण में मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भागवत पुराण। सर्वाधिक प्रचलित पुराण है, सप्ताह वाचन पारायण। इसका सप्ताह में या फिर वाचन पारायण भी किया जाता है। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है इसमें। ठीक है, श्लोक की बात करें तो श्लोक की संख्या 18,000 है। देवी भागवत पुराण शक्ति देवी, ठीक है, रचना इसकी 6ठी शताब्दी माना जाता है। अब हम बात करते हैं नारद बृहद नारद पुराण के बारे में। वैष्णवों के उत्सव और व्रतों का इसमें वर्णन मिलता है। पूर्व खंड में 125 अध्याय है, उत्तरखंड में 82 अध्याय हैं। ठीक है, श्लोक की बात करें तो 18,000 इसमें श्लोक मिल जाते हैं। मोक्ष, धर्म, नक्षत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह और आश्रम, इन सब का वर्णन इसमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की बात करते हैं। मार्कंडेय प्राचीनतम पुराण, इंद्र, अग्नि, सूर्य वर्णन मिल जाता है इसमें। ठीक है, इंद्र का, अग्नि का, सूर्य का आदि का वर्णन इसमें मिल जाता है। 135 अध्याय है, 7,000 श्लोक है। प्रवक्ता इसमें मार्कंडेय हैं, श्रोता कौष्टुकी हैं। ठीक, गृहस्थ धर्म हो गया, श्राद्ध हो गया, दिनचर्या हो गया, व्रत हो गया, उत्सव, योग, पतिव्रत, इन सब का वर्णन किसमें है? मार्कंडेय पुराण में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अग्नि पुराण। सबसे बड़ी विषय वस्तु इसी की है। 383 अध्याय है इसमें, 11,500 श्लोक है। वक्ता अग्नि है, श्रोता वशिष्ठ है। शिवलिंग, देवता, दुर्ग, गणेश, गणित, फल, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, वस्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, इन सब का वर्णन किसमें मिल जाता है? अग्नि पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण की बात करें तो भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, भविष्य पुराण की बात करें अगर तो भविष्य की घटनाओं का वर्णन इसमें मिल जाता है। पूर्वार्ध में 41 अध्याय है, उत्तरार्ध में 171 अध्याय। ठीक, श्लोक की बात करें तो 15,000 श्लोक है। 5 पर्व का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। ठीक, पर्व। ठीक है, तो ये 5 पर्व इसमें मिल जाते हैं। ब्राह्मण धर्म, आचार धर्म, वर्णाश्रम धर्म की घटना इसमें मिल जाती है भविष्य पुराण में। रचना की बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य का इसमें माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में। ठीक, वैष्णव पुराण। अब सोच रहे हो कि ये सब क्यों बता रहे हो? यही सब पूछा जाता है। जैसे वैष्णव पुराण का वर्णन किसमें किया गया? ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ठीक है, वैष्णवों के उत्सव व्रतों का वर्णन किसमें किया गया? नारद बृहद नारद पुराण में। अभी बता के आ रहा हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं, सप्ताह वाचन या पारायण कौन से पुराण को किया जाता है? तो भागवत पुराण हो जाता है। ठीक, शिव का वर्णन किसमें है? वायु पुराण में है। यही सारी घटनाएं इसमें पूछी जाती है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो इस वैष्णव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात करें तो वैष्णव पुराण भी इसको कहते हैं। ठीक, श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया इसमें। श्लोक की बात करें तो 18,000 श्लोक है। 4 खंड है। ठीक है, ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और श्री कृष्ण जन्म, ये सारे खंडों में विभक्त है और इसमें इसके वर्णन किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंग पुराण के बारे में। ठीक है, लिंग पुराण के बारे में। शिव की उपासना का वर्णन इसमें किया गया है। शिव के 28 अवतार और कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और 8वीं-9वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। पुराण के लक्षणों पर खरा नहीं उतरता है। ठीक है, यह पुराण जो लक्षण बताए गए हैं खरा नहीं उतरता है। ठीक है, अब हम बात करें वायु पुराण के बारे में। ठीक है, वराह पुराण, वायु नहीं, वराह पुराण के बारे में। वराह पुराण की बात करें तो विष्णु के अवतार का वर्णन है इसमें। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ, क्या वर्णन है इसमें। श्लोक की बात करें तो 24,000 श्लोक है इसमें। प्राप्त श्लोक की बात करें तो 11,000 श्लोक हो जाते हैं। 217 इसमें अध्याय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कंद पुराण की। शिव के पुत्र कार्तिकेय वर्णन है। स्कंद या सुब्रह्मण्य हो गया। सबसे बड़ा पुराण है ये, क्योंकि इसमें 81,000 श्लोक हैं। ठीक, स्कंद पुराण क्या है? सबसे बड़ा। ठीक, रास पंचाध्यायी का वर्णन भी इसमें मिल जाता है। ठीक है, श्लोक की बात करें तो 81,000 श्लोक हैं। 6 संहिताएं हैं इसमें। ठीक, महेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंतिका, नगर, ताप्ती। ठीक है, और वैष्णव खंड 7 खंड होगा। ठीक है, वैष्णव खंड में कितने हैं? 7 खंड। प्रभास 7 वजह है। प्रभास खंड है, वैष्णव खंड नहीं है, प्रभास खंड है। ठीक, अवंतिका, नागरवाती। ठीक है, और हम बात करें प्रभास खंड की बात करें तो इसमें 7 खंड है। 2 गीताओं का वर्णन है, ब्रह्म गीता, शुद्ध गीता। ठीक, ब्रह्म गीता में 12 अध्याय हैं, शुद्ध गीता में 8 अध्याय हो जाते हैं। ठीक, 6 संहिताएं हैं। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म, सौर। ठीक, 6 संहिताएं का वर्णन किसमें किया गया? स्कंद पुराण में। कौन कौन से? सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर। ठीक, गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र काशी खंड का वर्णन किसमें है? स्कंद पुराण में। ठीक, 7वीं शताब्दी का समय इसमें माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वामन पुराण के बारे में। ठीक, वामन पुराण की बात करें तो वामन अवतार का वर्णन वामन पुराण में किया गया। 95 अध्याय है इसमें, 10,000 श्लोक है। 9वीं से 10वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। शिव का महात्म्य है। शैव तीर्थ
ठीक है। और शिव का विवाह है, गणेश उत्पत्ति है, कार्तिकेय चरित इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? वामन पुराण में। कूर्म पुराण की बात करें तो विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इसमें 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी, भागवती, शौर्य और वैष्णवी। ठीक है। श्लोक की बात करें तो 6000 श्लोक हैं, 2 भाग इसमें है। ठीक है। प्रथम में 51 है, द्वितीय में 44 अध्याय है। ठीक। पुराण के 5 लक्षण इसमें मिल जाते हैं। किसमें? कूर्म पुराण में। पूछता भी है, लक्षण उच्छण ध्यान रख लेना, जो जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। ईश्वर गीता और व्यास गीता इसमें वर्णन मिल जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी इसका समय माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण के बारे में। 291 अध्याय हैं इसमें। श्लोक की बात करें तो 14,000 श्लोक है। प्राचीन संस्करण में 19,000 श्लोक इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है 14,000 श्लोक इसमें मिलते हैं। गरुड़ पुराण की बात करें तो वैष्णव पुराण का वर्णन गरुड़ पुराण में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। प्रवक्ता की बात करें तो विष्णु प्रवक्ता है, श्रोता गरुड़ थे, कश्यप को सुनाया था। ठीक है। विष्णु पूजा का वर्णन है इसमें। श्लोक की बात करें तो 18,000 श्लोक है। 35 अध्याय हैं उत्तरखंड में, 229 अध्याय है। ठीक। पूर्व खंड में। ठीक है। 35 अध्याय उत्तरखंड में है, पूर्व खंड 229 अध्याय है। पूर्व खंड विश्व कोशात्मक माना जाता है, विश्व कोशात्मक पूर्व खंड माना जाता है। ठीक है। इसमें जो है गरुड़ पुराण के लक्षण की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, सृष्टि, मनवंतर, सूर्य, चंद्र, वंशावली। ठीक है। ये क्रम है, ये पूछा गया है। ठीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो क्या कहते हैं लक्षण है कौन कौन से हैं? सृष्टि, मनवंतर, सूर्य वंश और वंशावली हो जाता है। ठीक है। अब आखिरी बचा हुआ है ब्रह्म पुराण। ठीक है। जो कि 18वां है, 109 इसमें अध्याय हैं, 12,000 श्लोक हैं। इसकी रचना जो है 400 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इसमें 4 पाद हैं, प्रक्रियापाद, अनुच्छर्गपाद, उपोद्घातपाद और उपसंहारपाद। तो ये था पुराण का सामान्य परिचय। ठीक है। पुराण का सामान्य परिचय से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराण के लक्षण आप ध्यान रखिएगा, कितने पुराण है, पुराण के अंदर की विषय वस्तु, ये भी आजकल पूछा जाने लगा है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से रखिएगा। एक क्वेश्चन और पुराणों से बनने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा, उसको आप देख लीजिएगा। सप्तद्वीप का वर्णन की बात करें तो सप्तद्वीप जो है, यहाँ पे जम्बूद्वीप है, प्लक्षद्वीप है, सालमली है, कुशद्वीप है, क्रौंच है और शाकद्वीप है, पुष्कर हो जाएगा। ठीक। ये 7 द्वीप हैं जिसको आप यहाँ पे JP SK से याद कर सकते हैं, या हिंदी में जयप्रकाश संस्कृत कब से पढ़ रहा है। ठीक है। JP संस्कृत, SK जय से जय होगा, P से प्रकाश होगा, SK से संस्कृत होगा। ठीक है। लास्ट वाला जो के है कब होगा, S से P से पढ़ रहा है। ठीक है। तो जयप्रकाश संस्कृत कब से पढ़ रहा है, ये सब द्वीपों के नाम है। ठीक है। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली, कुशद्वीप, क्रौंच हो गया, शाकद्वीप हो गया, पुष्कर हो गया। ठीक है। अब ब्रह्मर्षि देश भी पूछा जाने लगा है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल, सूरसेन, ये 4 देश है ब्रह्मर्षि देश के। MPS से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जो मैं बोल रहा था वहाँ पे कि भागवत पुराण का लक्षण क्रम, वंश वंशानुचरतम संस्था हेतुपाश्रय। ठीक। वंश वंशानुचरतम संस्था हेतुपाश्रय, ये भागवत पुराण का लक्षण है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता की टीका की बात करें तो ये भी पूछा गया है, भावार्थ दीपिका, सिद्धांत प्रदीपिका, सारार्थ दीप नहीं होगा। ठीक है। ये श्रीमद् भागवत पुराण टीका के क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण की टीकाएँ हैं। भावार्थ दीपिका तो आपको पता होगा। ठीक है। सारार्थ दीप दर्शनी भी आपको पता होगा। ठीक है। सिद्धांत प्रदीप भी एक होती है जो आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार सिद्धांत प्रदीप भी पूछा गया था। मारीच पुराण किससे संबंधित है? वैष्णव पुराण से। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सात्विक वैष्णव पुराण की बात करें, देखो अब जो वैष्णव हो गए, ब्रह्म हो गए, शैव हो गए पुराण, इसमें अंतर्गत जो है सारे पुराण आ जाते हैं। तो कौन से पुराण किससे संबंधित है ये पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो देखो, सात्विक को वैष्णव पुराण भी कहते हैं, सात्विक। ठीक है। वैष्णव पुराण को सात्विक पुराण भी कहते हैं, सात्विक वैष्णव के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें जो है विष्णु, नारदी, वराह, भागवत, गरुड़ और पद्म, ये सारे पुराण आ जाते हैं। ठीक है। ट्रिक की बात करें तो वन विभाग पानी देता है, बिना भाग पौ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। विष्णु, नारद, वराह, भागवत, गरुड़, पद्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस। राजस जो कि ब्रह्म पुराण आ जाता है राजस के अंदर, सात्विक के अंदर वैष्णव पुराण आ जाता है, राजस के अंदर ब्रह्म पुराण आ जाता है। ठीक। अब ब्रह्मा से तो ब्रह्म वाले ही आएंगे। ठीक। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, तीनों हो गए। मार्कंडेय, वामन, भविष्य। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, भविष्य। ठीक है। ब्राह्मण मेरा विवाह और भविष्य बताता है, ये इसकी ट्रिक है। ब्राह्मण से ब्रह्म, तीनों ब्राह्मण हो जाए। मार्कंडेय का मेरा होगा, वी से वामन हो गया, भ से भविष्य हो गया। ठीक है। विवाह में वा से भी मान सकते हो, वामन। तामस में शैव पुराण आ जाते हैं। अग्नि, लिंग, अग्नि, शिवलिंग, मत्स्य, स्कंद और कूर्म, ये पुराण आ जाते हैं।
इसका ट्रिक जो है अग्नि से शिवलिंग मसक दो या कुसुमासीली कर लो, ठीक है, ये इसका ट्रिक है ताम्रध्वज पुराण से संबंधित जो है, ठीक है, अग्नि शिवलिंग मत्स्य स्कंदपुर, ठीक है। अब आजकल जो क्वेश्चन है रामायण का काल से संबंधित या महाभारत के काल से संबंधित पूछा जाना लगा है, तो आज हम बात कर लेते हैं उसी के बारे में, रामायण के काल और महाभारत के काल के बारे में, क्योंकि विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की अपनी चीज़ें बताई हैं जो कि आजकल पूछा जाने लगा है। कैसे भाई काल दे देगा, नाम दे देगा, आप बताओ कि कौन सा किस काल के किसने क्या बताया, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले रामायण का काल के बारे में, ठीक है। स्लेगल की बात करें तो प्रोफेसर जब स्लेगल थे, जो विद्वान थे स्लेगल, उन्होंने बोला कि नहीं, हम 1100 ईस्वी पूर्व तक मानेंगे काल, ठीक है। काबिल बुल्के ने कहा कि 600 ईस्वी पूर्व ईस्वी माना है रामायण का काल। जैकोबी की बात करें तो इन्होंने भी 600 ईस्वी पूर्व माना है, ठीक। जयशंकर मिश्र ने 600 ईस्वी पूर्व माना है। मैकडोनल्ड की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व माना है। काशी प्रसाद जायसवाल की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व माना है, ठीक है। जयचंद्र विद्यालंकार की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व माना इन्होंने। डॉक्टर ए वी कीथ की बात करें तो 400 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व इन्होंने समय माना है रामायण का। बलदेव उपाध्याय की बात करें तो 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य का इन्होंने माना है, ठीक है। राय बहादुर की बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व। श्री चिंतामणि की बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है। डॉक्टर एच टी संकालिया की बात करें तो 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच का ये लोग मानते हैं, और सर्वसम्मत के अनुसार 600 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था, स्लेगल ने, काबिल बुल्के, जैकोबी हो गया, ए वी कीथ ने कितना माना है, ठीक है, राय बहादुर ने कितना माना है, यही क्वेश्चन आया था। तो ये आप एक कॉपी में लिख के इसको रट लीजिएगा, देखिए। अब देखिए इसका ट्रिक जो मैंने बनाया है, जैसे स्लेगल हो गया जो 600 ईस्वी तक के मानते हैं, ठीक है। तो काजू मिश्री 600 में, ठीक है। तो क से काबिल बुल्के हो गए, ज से जैकोबी हो गए, और मिस्र से जयशंकर मिश्र हो गए, तो ये 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, ठीक है। स्लेगल तो अलग ही दिख रहे हैं 1100। अब बात कर लेते हैं 500 ईस्वी पूर्व जो लोग मानते हैं। मैं काशी जाऊँगा 500 में। मैं से मैकडोनल्ड हो गए, काशी से काशी प्रसाद जायसवाल हो गए, जाऊँ से जयचंद्र विद्यालंकार हो गए, 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं, ठीक है। और बाकी 400 ईस्वी में अभी कीथ हो गए, बलदेव उपाध्याय हो गए, राय बहादुर, ये सब 200 ईस्वी 400 ईस्वी के बीच का ये लोग मानते हैं, ठीक है। अब संस्करण की बात कर लेते हैं, इसका संस्करण भी हो सकता है अगर पूछे तो आप लोग अभी से तैयार रहिए। बड़ोदरा से इसका संस्करण निकलता है, ठीक है। बम्बई संस्करण की बात करें तो देवनागरी संस्करण है, ठीक है। 1902 में के बी परब के संपादक ने, निर्णय सागर प्रेस मुंबई से हुआ था, ठीक है। भोज की रामायण चंपू जो है बम्बई संस्करण से निकला हुआ है। भोजतिक की बात करें तो पाश्चात्य विद्वान थे, अपना मत बम्बई संस्करण के पक्ष में दिया इन्होंने, ठीक है, कि भाई यहीं से निकला होगा। और बंगाल संस्करण की बात करें तो प्रकाशन जी गौरेसिया ने किया हुआ है। ग्रिफिथ का अंग्रेजी अनुवाद बंगला संस्करण पर ही आधारित है, ठीक। जो ग्रिफिथ ने अंग्रेजी रामायण का जो अनुवाद किया है वो बंगला संस्करण पर आधारित है, ठीक है। कश्मीर संस्करण की बात करें तो पश्चिमोत्तर संस्करण हो गया, लाहौर से 1923 में प्रकाशित हुआ। छेवेद की रामायण मंजरी से इस संस्करण का सामीप्य है, ठीक है। तो ये संस्करण जो निकला वो रामायण की छेवेद मंजरी से संबंधित रहा था। दक्षिणार्थ संस्करण की बात करें तो यह कुंभकोकण मद्रास से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो ये था रामायण का। हालांकि ये संस्करण पूछता नहीं है, ये मैंने जहाँ जहाँ मेरे को मिला मैंने एक जगह लिख दिया है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जिससे कभी कभी अगर मान लीजिए जैसे प्रकाशन बंगला संस्करण का प्रकाशन पूछ ले तो जी गौरेसिया आप बता दो तुरंत। दक्षिण में जो कहाँ से हुआ था, दक्षिणार्थ संस्करण की बात करें तो मद्रास से हुआ था, कुंभकोकण से प्रकाशित है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। अब महाभारत की बात करें तो वैदिक युग की समाप्ति के अनंतर प्रायः 800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व में जय के नाम से बन चुका था, वैदिक युग में समाप्ति के बाद। और देखो जय भारत और महाभारत ये तीनों का काल बता रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जय का तो 800 ईस्वी पूर्व में तक हो चुका था, और भारत की रचना जो है 500 ईस्वी पूर्व के आसपास हो चुकी थी, एवं इसी काल में महाभारत के वर्तमान रूप का निर्माण का कार्यक्रम चला होगा, जो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गया होगा। यानी कि इसका भी कहना है कि 200 से पूर्व का ही है महाभारत, ठीक है। जैसे 3 कालक्रम रहे इसके, जय भारत और महाभारत, तो वो बता रहा है कि अगर जय की हम माने तो 800 ईस्वी पूर्व, कोई फिक्स नहीं है, उससे पूर्व में बोल रहा है कि 800 ईस्वी के पूर्व का ही ये बन चुका है। क्योंकि रचनाओं के आधार पर हम इतना मान सकते हैं कि 800 ईस्वी पूर्व के पहले का ही रहा है, ठीक है। वर्तमान स्थिति में इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना कठिन है। कहने का मतलब कि जो जहाँ पे जिस राइटर के अनुसार जो चीज़ें मिल गई वही चीज़ें के अनुसार ये काल निर्धारण किया जाता है, और कोई किसी का मत एग्जैक्ट नहीं रहा है कि हम बोल दें कि नहीं 800 ईस्वी का है, ईस्वी का है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
अब महाभारत के संस्करण की बात करें तो कलकत्ता संस्करण की बात करें तो 1834 से लेकर 39 में प्रकाशित है। बम्बई संस्करण की बात करें तो 1862 नीलकंठी टीका के साथ, ठीक है। और मद्रास संस्करण की बात करें तो 1855 से लेकर 60 तेलुगु लिपि में नीलकंठ टीका के साथ 4 भाग में प्रकाशन रहा है। आलोचनात्मक संस्करण की बात करें तो संपादक सुक्तण कर रहे हैं, ठीक। डॉक्टर R.N. दांडेकर, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरी, पुणे, महाराष्ट्र, यहाँ से भी इसका पुणे से निकला है संस्करण, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो किशोर मोहन गांगुली जो थे, प्रताप चंद्र राय द्वारा प्रकाशित 1884 से 96। एक अन्य अंग्रेजी अनुवाद मनमथ नाथ द्वारा 1895 से लेकर 1905 में किया गया है। तो ये कुछ अनुवाद भी जो है महाभारत के किए गए हैं, जो कि जल्दी पूछता नहीं है ये, लेकिन काल इसका पूछता है, ठीक है। अश्वघोष ने महाभारत का काल 700 ईस्वी पूर्व माना है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने 500 ईस्वी पूर्व माना है। पाणिनि ने 400 ईस्वी पूर्व, क्योंकि अष्टाध्यायी का उल्लेख है आसपास, तो इसका मतलब उससे पूर्व का ही है, ठीक है। और कुमारिल भट्ट की बात करें तो 78 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो ये जो रचना काल है आप एक नज़र से देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। रामायण की विषय वस्तु थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले राम दशरथ यज्ञानुष्ठान है, फिर राम का जन्म है, फिर ताड़का का वध है, फिर मिथिला प्रस्थान का वर्णन है, फिर राम द्वारा धनुर्भंग किया गया, ठीक है। तो ये आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, विषय वस्तु एक जगह पूछा गया था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक चीज़ और जो कभी कभी पूछता है, अन्य क्या कहते हैं पेपरों में भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन जो बहुत जगह आपने देखा भी होगा, संस्कृत आलोचनात्मक परंपराया वाल्मीकि रामायणम कीदृश काव्य मन्यते। ये कौन सा काव्य मानते हैं वाल्मीकि रामायण को? तो सिद्धरस काव्य मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? सिद्धरस काव्य मानते हैं। शैव विषयक पुराण कहाँ पर प्राप्त होता है? मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण में शैव विषयक, ठीक। शैव जो है मार्कंडेय पुराण में है, शैव का वर्णन, वैष्णव का वर्णन गरुड़ पुराण में है, ब्रह्म पद्म पुराण में है, आग्नेय अग्नि पुराण में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से जो दो कुछ चीज़ें बताऊँगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पूरा नवम भवतीत पुराणम ब्रह्मांड पुराण में है, ठीक। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणम कृतः प्रकाशित, पूना से प्रकाशित हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। बोरी, महाराष्ट्र, पुणे, आलोचनात्मक संस्करण, ठीक है। तो क्वेश्चन वही आया हो। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करण संपादित B.S. सुक्तणकर, अभी मैंने नाम लिया था, संपादन जो है सुक्तणकर ने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही बनेगा। देखो पहला आलोचनात्मक संस्करण मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये रहा आलोचनात्मक संस्करण किसमें? बोरी, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। और संपादक सुक्तणकर, दोनों आ गया, संपादन सुक्तणकर, ठीक है। पूरा परंपरा है वृष्टि पुराणम तेन स्मृतम, उक्ति किसकी है? किसमें है? पद्म पुराण में है। अहिंसा परमो धर्म, शांति पर्व से लिया गया है, ठीक है। सप्त समुद्र का वर्णन की बात करें तो विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, पंचस्कंद, इन सब का वर्णन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके 9वां यूनिट, जिसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे जगह से बन जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एकाएक देख के। तो छोटी छोटी यूनिट से जहाँ से 40-45 क्वेश्चन के लगभग आ रहा है, वहाँ से आप कम से कम छोटी छोटी, जैसे पहला हो गया, तीसरा हो गया, 5वां हो गया, 7वां हो गया और 9वां यूनिट, ये यूनिट मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा चैनल पर, ठीक है। तो 9वां यूनिट जो हम लोग कर रहे थे, इससे पहले हम लोग रामायण, महाभारत और पुराण को देख लिया था। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि और अभिलेख का सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आजकल एक आध 2-3 क्वेश्चन पूछने लगा है। 9वें यूनिट से अगर देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल। 9वें और 10वें यूनिट से मिला के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, जो कि सामान्य परिचय के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं 9वां यूनिट। क्योंकि 10वें यूनिट में आपको क्या कहते हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, और लिपि और अभिलेख को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सामान्य परिचय जो है आपको 9वें यूनिट में दिया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो इसमें अधिकतर जो इसके पर्व हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, और इनकी जो टीकाएँ हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको रट लेना है 100%, ठीक है। क्योंकि आपको मिलान करने के लिए दे देगा कौन सा, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी मिलाने के लिए दे देगा, कभी कभी टीकाएँ दे देता है इसका, ठीक है। तो महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भागवत गीता लिया गया है, ठीक है। आपको पता है भीष्म पर्व जो है छठा पर्व है, वहाँ से भीष्म पर्व से श्रीमद् भागवत गीता लिया गया है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं, ठीक है। और ये 18 अध्यायों के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहले अध्याय की बात करें तो इसमें क्या है, अर्जुन विषाद योग है, ठीक। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग। देखो कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग, ये तो अधिकतर जगह पूछा जाता था। लेकिन यूजीसी नेट की बात करें तो इसमें जो है
आपको अब डिटेल में पूछने लगा है। अब ये को सारे याद होने चाहिए, 18 के 18, ठीक है, क्योंकि क्रम पूछ लेगा, 20 से दे देगा, आप भूल जाएंगे, इसलिए क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। अर्जुन विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है, आत्मसंयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान तो सातवां आपको पता ही है। 8वां है अक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग और भक्ति योग। 12वां भक्ति योग है, बहुत बार पूछा गया है। 13वें से की बात करें तो क्षेत्रज्ञ विभाग योग हो गया, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग हो गया, दैवासुर संपद विभाग योग होगा, श्रद्धा त्रय विभाग योग हो गया और 18वां है मोक्ष संन्यास योग होगा, ठीक। मोक्ष संन्यास योग की बात करें तो देखो, अब ये तो इसको ट्रिक्स अगर आपको याद करना है तो अर्जुन सही कर्म करो, ज्ञान कर्म से आत्मविज्ञान पता चलेगा, ठीक है। तो ये है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, देखो यहाँ पे लिखा ना आत्मविज्ञान योग, यानी कि आत्मज्ञान और ज्ञान विज्ञान योग होगा, ठीक है। अर्जुन सही कर्म करो, ज्ञान कर्म से आत्मविज्ञान पता चलेगा, ठीक। आत्म क्या है पता चलेगा। तो ये ट्रिक हो गई 7 को याद करने का। और नेक्स्ट जो 5 है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अक्षर राज विभूति विश्व भक्ति, ठीक। अक्षर राज जो है विभूति विश्व भक्ति, तो अक्षर राज से अक्षर ब्रह्म योग हो गया, राज से राज विद्या राजगुह होगा, ठीक। विभूति से विभूति योग हो गया, विश्व से विश्वरूप दर्शन योग हो गया, भक्ति से भक्ति योग हो गया, ठीक है। तो 5 को ऐसे याद कर सकते हो। बाकी जो बचे 6 उसको आप क्षेत्र गुण पुरुष दैव श्रद्धा मोक्ष, इस तरह से आप शुरू के याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो रहा है पहले 18 के 18 तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। इसमें ट्रिक मैंने बताई हुई है, इसे आप 1-2 बार रट लेंगे। अर्जुन सही कर्म करो, ज्ञान कर्म से आत्मज्ञान का पता चलेगा, अक्षर राज विभूति विश्व भक्ति हो गया, क्षेत्र गुण पुरुष दैव श्रद्धा मोक्ष, तो इससे 18 अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। निमोनिक्स आप अपने खुद से बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सरलता लगे। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर आप निमोनिक्स अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गीता पर लिखी गई जो टीकाएँ हैं, जो कि बहुत पूछने लगा है। तो नीलकंठ जो है, नीलकंठ जो है उन्होंने लिखा है नीलकंठी, जिसे चतुर्धरी भी कहते हैं, ठीक। श्रीधराचार्य की श्रीधरी है, गुणार्थ दीप का मधुसूदन सरस्वती की लिखी हुई है, ठीक। भाष्योत्कर्ष दीप का धनपति की है, ठीक है। गीता सुगीता कर्तव्य महाभारत से लिया गया है, ठीक। सर्वशास्त्र में गीता महाभारत में है, ठीक। कौरव सेना का परिमाण जो था वो 13 अक्षौहिणी था, ठीक है। पांडव सेना का परिणाम जो था वो 7 अक्षौहिणी है। आनंद गीता की बात करें तो अरविंद ने लिखा है, माधवाचार्य गीता भाष्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। अर्जुन सांख्य कर्म, ये शुरू के ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो शुरू का अक्षर याद कर लो, या फिर अर्जुन सही कर्म करो, ज्ञान कर्म से आत्मज्ञान का पता चलेगा आपको, ठीक। अक्षर राज विभूति विश्व भक्ति, क्षेत्र गुण पुरुष दैव श्रद्धा मोक्ष, इस तरह से याद कर सकते हो। या फिर सिंपल आप इसके जो क्या कहते हैं शुरू का अक्षर है, अगर वैसे आपको याद हो रहा है तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूछा तो जाएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भागवत गीता से आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ की जो टीकाएँ उकाएँ किस प्रकार से लिखी गई हैं, ठीक है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय की बात करें हम लोग तो इसके रचयिता कौटिल्य हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल से व्युत्पन्न हुआ, ठीक। उन्हें कौटिल्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य कुटिल बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। कौटिल्य को समय की बात करें तो 400 ईस्वी के हैं, ठीक है। 400 ईस्वी पूर्व का समय इनका माना जाता है अर्थशास्त्र का, ठीक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि का विचार वर्णन किया गया है, आदि का विचार इसमें वर्णन है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके महामंत्री थे, ठीक है। 321 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के समय माना जाता है। चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक। जो शासन चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, उसके लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके अब जो मुख्य विभाग है, जहाँ के अधिकरण और निकोटरण पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। इसके अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं, 180 उपविभाग है, 6000 श्लोक है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, 15 अधिकरण है। 15वें अधिकरण के नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकरण को क्रम से लगाने के लिए दे देता है, ठीक है, जो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे जो है इस प्रकार से पहला क्या है, पहला है विनयाधिकारिक, ठीक। पहला है क्या है, विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मष्टि, कंटक शोधन। देखो इसको क्रम से, जिस प्रकार से क्रम में लिखा गया है उसी प्रकार से आपको याद करना है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लो शुरू का हटा देगा, 20 से दे देगा, तो क्रम से याद रहेगा तो आप क्रम में लगा सकते हैं, और ध्यान भी रहेगा कौन कौन सा अर्थशास्त्र के अधिकरण है, ठीक है। 15 अधिकरण कौन कौन से हैं देख लीजिए, विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थि, कंटक शोधन, योग वृत्ताधिकरण, मंडल योनि अधिकरण, क्षणगुण व्यसनाधिकारिक, अभ्यास कर्म, संग्रामाधिकरण, ठीक है, संघवित्ति, आवलीयस, दुर्गलंबोपाय, औपनिषदिक, तंत्र युक्ति। ये 15 अधिकरण है जो आपको ध्यान में रखने हैं।
अर्थशास्त्र यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अधिकरण से, ठीक है। फिर विनयाधिकारिक जो पहला अधिकरण है जो हमारे सिलेबस के अंदर लगा हुआ है। अब विनयाधिकारिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको 10वें यूनिट में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, क्योंकि एक ही अधिकरण हमारे यूजीसी नेट में लगा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूर्व कई अर्थशास्त्र की रचना की गई है, जो कि इन्होंने स्वयं कौटिल्य ने स्वीकार किया है, ठीक है। आचार्य बृहस्पति, भरद्वाज, शुक्राचार्य, पराशर, पिसुन, विशालाक्ष, इन सब के नाम यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब वेदांग का क्रम पूछता है। वेदांग का क्रम जो है क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें शिक्षा आप पढ़ेंगे अधिकतर जगह तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शिक्षा व्याकरण, ठीक है, पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कल्प आ जाता है सेकंड पे, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। पूछा गया था अर्थशास्त्र के अनुसार वेदांगों का क्रम क्या है, तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये था इसका वेदांग का क्रम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 चीज़, कौन कौन सा, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और क्या बताया मैंने, श्रीमद् भागवत गीता का सामान्य परिचय, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब बचता है लिपि, ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक है, खरोष्ठी लिपि हो गया। इन लिपियों का, हालांकि ब्राह्मी ही हमारे अंतर्गत लगी हुई है, तो ब्राह्मी लिपि का जो सिद्धांत रहा, उत्पत्ति का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब लिपि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, फिर अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति का सिद्धांत अब हम लोग पढ़ेंगे। लिपि की बात करें तो लिपि या लेखन का अर्थ किसी भाषा को लिखने का ढंग, ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती हैं, ठीक है। तो लिपि समझ गए, जो हम लोग लिखते हैं वो लिपि हो जाती है, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है, ठीक है। लिपि का इतिहास 6000 ईस्वी पूर्व का रहा है। ताम्रपत्र हो गए, स्तंभ आदि पर लिखा गया है। सबसे पहले आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे लिपि तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। कहीं कुछ लकीरें, कहीं पशु आदि बने हुए हैं, कहीं आकृति बनी हुई है, कोई भाव मुद्राएं बनी हुई हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। उस समय में ऐसा थोड़ी कि अक्षर वर्णात्मक और रचनात्मक ये सारी चीज़ें तो बाद में आई हैं। तो पहले तो यही हो गया कि कुछ लकीरें खींच दी, पशु बना दिए गए, आकृति बना दी गई, गोल बना दिया, आंसू बूंदे बना दी गई, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसके भी अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो जैसे देखो, लिपि का विकास के 3 चरण बताए गए हैं, जिसमें चित्र लिपि हो गया, भाव लिपि हो गया और ध्वनि लिपि हो गया। ये 3 प्रकार की लिपियाँ हो जाती हैं, ठीक। विकास किस प्रकार से हुआ है, तो चित्रलिपि में जैसे आदमी कोई बना हुआ है, आँख बनी हुई है, पत्थर बनी हुई है, हड्डी बनी हुई है, तो उसको हम कह देते हैं अच्छा ये चित्रलिपि है। अब भाव लिपि की बात करते जैसे सूर्य बना हुआ है, ठीक, गोला बना के उसके ऊपर क्या ऐसे बीच अगर चारों तरफ लाइन खींच दे तो ऐसा लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, तो भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे गोला हो गया, बूंदे बना दी, आंसू, आदमी की आंसू की बूंदे बना दी गई, तो ऐसा लगता भाव प्रकट होता था कि ये व्यक्ति रो रहा है। यानी कि भले उस समय लिपि कोई नहीं थी, लेकिन जो भावलिपि इसको दिया गया, यानी कि कोई ना कोई चिन्ह देखा गया होगा, बनाया गया होगा। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं में बहुत सारी इतने सारे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं देखने को, जानवरों के, पशु पक्षियों के, ठीक है। अब ध्वनि लिपि बाद में आई सबसे पहले, जिसमें स्लेब अल्फ़ाबेटिक चीज़ें आई, अक्षर और वर्णात्मक आ गए, ठीक है, जिसमें देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, अरबी, ये सब बाद में आए, जो अल्फ़ाबेट के तौर पे लिखे जाते थे, विकास हुआ धीरे धीरे तब आ गया, ठीक है। सूत्र लिपि की बात करें तो पहले सूत्र लिपि थी, जैसे सूत्रों में गांठ बंदी होती थी तो उसे लंबाई नापते थे, वो सारी चीज़ें हैं। प्रतीकात्मक लिपि की बात करें तो जिसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था, शांति के लिए लाल रंग, खतरा, ये सब चीज़ें प्रयोग किया जाता था पहले, वही चीज़ प्रतीकात्मक लिपि में आ जाती है। अब भाव ध्वनि लिपि की बात करें तो मिस्री, हित्ती, मेसोपोटामियन, सिंधु घाटी लिपि, ये सब भाव लिपि और ध्वनि लिपि के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। आपके सिलेबस में अधिकतर कहाँ से पूछता है, ब्राह्मी लिपि से पूछता है, ठीक। यह पूर्णतया भारतीय लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है भारतीय लिपि है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पूछता है क्वेश्चन कि बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, वह ब्राह्मी लिपि हो जाती है। देखो, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। सबसे प्राचीन लेख की बात करें तो 350 ईस्वी पूर्व से लेके ईस्वी तक के इसके सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन लेख एरण से प्राप्त सिक्का 350 ईस्वी पूर्व का है, ठीक। एरण में जो प्राप्त सिक्का था वही सबसे पुराना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि हाँ, लिपि का जो काल रहा है 350 ईस्वी पूर्व से पहले का रहा है, ठीक है। देखो, इसके पश्चात अशोक के शिलालेख, पहले तो सिक्का मिला 350 ईस्वी पूर्व का, उसके बाद अशोक के शिलालेख मिले, स्तंभ लेख मिले। इससे समय पता चल जाता है कि 200 ईस्वी पूर्व से लेकर पहले ही हमारे यहाँ पे लिपि विद्यमान थी, ठीक है। अब देखो, ये कालसी, दिल्ली, जौगढ़, गिरनार, सिद्धापुर में प्राप्त हुए हैं, किसके, अशोक के शिलालेख। तत्पश्चात ईसापुर ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख मिले हैं, ठीक है। और लिपि कौन सी रही है, ब्राह्मी लिपि, यानी कि
लिपि तो पहले विद्यमान थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि की बात करें तो 250 से पूर्व की है। ठीक है, 350 ईस्वी का आपको तो ईरान का सिक्का ही मिल रहा है जो सबसे पहला है, ध्यान रखना हमेशा। अब देखो यहाँ पे जो 3 4 5 चीज़ें लिखी गई है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्रम से लगाने के लिए दे दिया गया था और इसका काल पूछ लिया गया है। तो सबसे पहला जो रहा है ईरान से प्राप्त सिक्का 350 ईस्वी पूर्व का रहा है। ठीक है, घसुंदी की बात करें तो 250 ईस्वी पूर्व का है, दशरथ की बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व का है, हाथी गुप्पा की बात करें तो 160 ईस्वी पूर्व का है, भरहुत की बात करें तो 150 ईस्वी पूर्व का है, मथुरा की बात करें तो 150 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व के बीच का है, नानघाट की बात करें तो 150 ईस्वी पूर्व का है। तो इनका काल समय आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछता और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात ईसा के पश्चात 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि में अभी विशेष उल्लेखनीय अभिलेख किए हैं। ठीक है, कौन कौन से? मथुरा, कुषाण, रुद्रदामन, सातकर्णी, नासिक, पुलमाया और जगरपेट्टा। ये जो है ब्राह्मी लिपि में अभिलेख जो मिलते हैं ईसा 350 ईस्वी के पश्चात, तो जो कि हालांकि पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है आप ध्यान रखेंगे। 2 लोग वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को जहाँ जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो चीज़ें तो आपको रट्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतों के बारे में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, प्रोफेसर ब्यूलर ने विशेष अध्ययन के बाद प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं। ठीक है, जो ब्यूलर थे, विद्वान थे, उन्होंने अपना पूरा एकदम क्या कहते हैं रिसर्च उचर्च किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 41 अक्षर है ब्राह्मी में, जिसमें से 9 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। ठीक है, 9 स्वर हैं, 32 व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ए ओ। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 सिंगल ओ। ठीक है, इस प्रकार स्वर 9 हो जाते हैं। अब व्यंजन की बात करें तो 32 हैं, लास्ट अक्षर नहीं है किसी में। ठीक है, किसमें? जैसे क ख ग घ अंगा इसमें नहीं है, तो पहले में लास्ट अक्षर अंग नहीं है। क ख ग घ च छ ज झ इय है, ट ठ ड ढ अड़ा है, त थ द ध न है, प फ प भ म है, य र ल व स, तीनों से और ह है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता कौन सा अक्षर क से लेके ह तक में कौन सा अक्षर नहीं है, तो पहले वर्ग का अंतिम अक्षर नहीं है अंग। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। अभी तक तो हमने पढ़ा कि क्या था क्या नहीं, कितने अक्षर हैं क्या नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है कि पूछ लेगा ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो 2 प्रकार से हुई है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत रहा है एक, दूसरा जो है बृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं विदेश से उत्पन्न हुई है ये, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भारत से उत्पन्न नहीं हुई। तो इन दोनों मतों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो पाश्चात्य स्रोत की बात करें तो ब्राह्मी लिपि प्राचीन फिनिशियन लिपि से उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मी की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक में 2 मत हैं कि पाश्चात्य यानी कि ये विदेश से आया है ये लिपि जो है, उसके 2 मत हैं। और ये 2 मत पूछे जाते हैं कौन कौन से? यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि। ठीक है, यूनानी लिपि जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा बताया गया है, और मैक्समुलर और सेनाट ये सब ने बोला कि नहीं ये हम जो समर्थन करेंगे हम यूनानी लिपि के समर्थन करेंगे। और सेमेटिक लिपि के समर्थक जो हैं वो बोले कि वेबर, ब्यूलर, विलियम जोन्स, ये बोलते कि नहीं हम सेमेटिक लिपि से मानेंगे कि ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, का कोई नहीं, आप बताओ आगे बताओ क्या करना है। तो यूनानी मूल के ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति में मैंने आपको बताया था जेम्स प्रिंसेप, मैक्समुलर और सेनाट ये थे। तो उन्होंने कहा कि देखो आल्फ्रेड ब्यूलर जो थे, ठीक है, और अल्फ्रेड म्यूलर की बात करें तो इन्हें इस सिद्धांत का पोषक माना जाता है। ठीक, इस मत के समर्थन विल्सन, प्रिंसेप और सेनाट आदि हैं। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण 327 ईस्वी पूर्व, इसी समय ब्राह्मी भारत आई थी। ये बोलते हैं कि नहीं सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था 327 ईस्वी में, उसी समय में ब्राह्मी क्या हुई थी, भारत में आई थी। और मत बोल रहे हैं कि नहीं ब्राह्मी लिपि जो है यूनानी फाइकिसियनों के माध्यम से भारत आई है। ये मत है जो दे रहे हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है, मैं आपको लिपि समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ब्यूलर और डेविड रेंजर का भी यही मत है। सिकंदर से पूर्व ही भारत में लेखन कला का प्रचार था, सिकंदर से पूर्व भारत में भारतीय लिपि प्रचलित थी, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सेमेटिक लिपि की बात करें अब दूसरा, ये तो यूनानी हो गया। यूनानी लोग बोलते हैं कि नहीं यार सिकंदर आया, ब्राह्मी लिपि यहाँ यूनानी जो है फाइकिसियनों के द्वारा आई, डेविड रेंजर ये सब मानते हैं कि हाँ हम भी यही मानते हैं जो अल्फ्रेड म्यूलर बोल रहे हैं। ठीक है, इसके समर्थन इसमें जो नाम आ रहे हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे है विल्सन है, प्रिंसेप है, सेनाट है, यही सब पूछ लिया जाता है कि यूनानी लिपि के समर्थक कौन कौन से हैं। तो सीधे बोल देना जेम्स प्रिंसेप है, विल्सन है, जे सेनाट है, मैक्समुलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमेटिक लिपि की। ठीक, सेमेटिक लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? ब्राह्मी की उत्पत्ति सेमेटिक सामी भाषा से हुई है। इस मत का समर्थन जो है ब्यूलर, विलियम जोन्स, वेबर और टेलर आदि ने किया है। ठीक है, ब्यूलर,
विलियम जोन्स, बेबर और टेलर ने कहा है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो है वो सेमेटिक लिपि से हुई है। ठीक है, तो डॉक्टर डेविड डिरेंजर ने भी द अल्फ़ाबेट पुस्तक में ब्यूलर का समर्थन कर दिया है कि हाँ आप भी सही बोल रहे हैं। एक उन्होंने बुक लिखी द अल्फ़ाबेट, उन्होंने कहा कि हाँ मैं डेविड डिरेंजर की बात से सहमत हूँ। विलियम जोन्स इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? फिनीशियन मूल, दक्षिण सेमेटिक मूल, उत्तर सेमेटिक मूल। ठीक है, तो जो सेमेटिक लिपि थी उसके जो समर्थक थे कौन थे? ब्यूलर थे, विलियम जोन्स थे और वेबर थे। इन्होंने कहा कि हम 3 प्रकार से इसका विभाजन करेंगे। एक तो फिनीशियन मूल से मानते हैं, दक्षिण सेमेटिक मूल से मानते हैं और उत्तर सेमेटिक मूल से मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो फिनीशियन मूल की बात करें तो बेबी जोन से याद कर सकते हो। ठीक है, बेबी जोन, बर्नल, बेम्फे, ठीक है, जॉनसन, हाँ ठीक है, और हाँ बेबर, बेम्फे, जॉनसन और बर्नेल हो जाता है। ठीक है, बेबी जोन, इसके नाम मैंने नीचे लिख दिया है। अभी मैं ये ट्रिक बताते रही हूँ, साइड में जो लिखा है BBJN। ठीक है, तो इसको अब बेबी जोन, फिनीशियन मूल बेबी जोन, दक्षिण सेमेटिक मूल DTC, ठीक, उत्तर सेमेटिक मूल BDD। अभी बोल रहा हूँ कि BBJN DTC हो गया, BDD, ये क्या? ये ट्रिक है इनके नाम को याद करने के लिए, जो आगे मैं आपको बताता हूँ क्या। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 2 प्रकार से मानते हैं, यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि। पाश्चात्य लोग मानते हैं। ठीक है, तो यूनानी लिपि के समर्थन कौन कौन से हैं? मैक्स मुलर है, सेनाटर, जेम्स प्रिंसेप हो गया। ठीक है, सेमेटिक लिपि मैंने आपको बताया 3 भागों में बांट दिया गया था, फिनीशियन, पेड़ी, दक्षिण सेमेटिक मूल और उत्तर सेमेटिक मूल। ठीक है, तो फिनीशियन में मैंने क्या बोला था आपको? BBJN, यानी कि बेबी जोन, बेबी जोन से याद करना। तो B से बेबर हो गया, B से बेम्फे हो गया, J से जॉनसन हो गया, N से बर्नेल हो गया। ठीक है, B से ऐसे नहीं, BBJB भी कर सकते हो, लेकिन बेबी जोन आपने बहुत बार सुना होगा नाम, बेबी जोन। ठीक, इस नाम से मैंने इसको बेबी जोन बना दिया कि बर्नल, बेम्फे, जॉनसन और बर्नेल हो जाएगा। ठीक, बेबर। ठीक है, दक्षिण सेमेटिक मूल की बात करें तो मैंने कहा था कि DTC, टेलर, DK कैनन। तो DK है ना जो सेकंड पे, उसको पहले कर दिया मैंने, DTC बस चलती है दिल्ली में, आपको याद होगा। ठीक है, तो DTC यानी कि DK, टेलर, कैनन हो गया। अब BDD की बात करें तो B से ब्यूलर हो गया, D से डेविड डिरेंजर, तो उत्तरी सेमेटिक मूल। ये नाम पूछे जाते हैं, नाम को मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपने अपने जो इन लोगों ने मत दिए हैं उसको भी आप ध्यान रख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। डॉक्टर ब्यूलर थे, वो बताएं फिनीशियन लिपि के 22 अक्षरों से ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने 22 अक्षरों को क्या किया? मिलाया जुलाया, देखा कि लगभग समान है, तो उन्होंने कहा कि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई होगी। ब्यूलर की बात करें तो ब्राह्मी लिपि को शीर्ष पिटक लिपि बोलते हैं। ठीक है, पिटक शीर्ष लिपि मानते हैं ये। लैडगम की बात करें तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव उत्पत्ति जो है हड़प्पा लिपि से हम मानेंगे। ठीक है, हड़प्पा लिपि से मानी जाती है। तो ये था पाश्चात्य स्रोत, यानी कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 2 प्रकार से मैंने बताई थी आपको, एक विदेशी जो पाश्चात्य हो गया, एक हो गया बृहद भारत। तो अब तक हमने जो पढ़ा यूनानी लिपि और सेमेटिक लिपि, ये तो पाश्चात्य हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्षिण उत्पत्ति, दक्षिण बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, ब्राह्मी उत्पत्ति भारतीय स्रोत। ठीक है, कि जो भारतीय लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं हमारे ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो उसके भी 2 मत हो जाते हैं। उधर भी 2 मत थे, इधर भी 2 मत हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक तो दक्षिण मूल हो गया, द्रविड़ स्रोत से मानते हैं जो लोग, एक हो गया आर्य मूल यानी कि वैदिक स्रोत। तो 2 हो गए दक्षिण स्रोत, एक वैदिक स्रोत। ये 2 स्रोत रहे हैं जिन लोग, कुछ लोग दक्षिण मूल के समर्थक है, कुछ लोग आर्य मूल के समर्थक है। ठीक है, तो दक्षिण मूल के समर्थक की बात करें तो लैसन और एडवर्ड थॉमसन जो है वो LAD से याद कर सकते हो, लैड से दक्षिण स्रोत हो जाएगा। ठीक है, और आर्य मूलक की बात करें तो कनिंघम, डायसन हो गया, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर राजबली पांडे। ठीक है, तो इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं नाम याद करने के लिए आर्य मूल का, कनिंघम डायसन के गोरे होने का राज। ठीक है, कनिंघम डायसन का गोरे होने का राज, वो कैसे गोरे हुए? तो कनिंघम से कनिंघम हो गए, डायसन हो गए, काशी काशी प्रसाद हो गए, गौ से गौरी शंकर हो गए, और राज से राजबली पांडे हो गए। ठीक, KD, KGR या गरज डाकू से भी आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है तीनों, गरज डाकू, आर्यमूल, गरज डाकू। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व, ये भारतीय स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी लिपि है तमिलनाडु और श्रीलंका में पहले से विद्यमान थी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इंडो यूरोपियाई, चीनी, तिब्बती, मंगोलियाई, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई आदि देशों में पहले से ही बोली जाती थी या लिखी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति लैडगम हड़प्पा लिपि से मानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर ब्यूलर ब्राह्मी लिपि को शीर्ष पिटक लिपि मानते हैं। ठीक है,
फ्रेंच विद्वान कुपेरी चीनी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं, जो कि बहुत ही बकवास थॉट है, क्योंकि उधर एक क्या कहते हैं, चीनी जो है चित्रात्मक लिपि है और ब्राह्मी जो ध्वनि लिपि है, चित्रात्मक और ध्वनि लिपि में कैसे साम्य हो सकता है और कहाँ से निकल सकती है पता ही नहीं चलता। तो ये इस आधार को सभी लोगों ने नकार दिया है। ठीक है, कोई साम्य नहीं है, मनोरंजन की दृष्टि से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चित्रात्मक और भावात्मक लिपि से ही ध्वनि लिपि का विकास हुआ है। इसी प्रकार मोहनजोदाड़ो की लिपि से ब्राह्मी का विकास भारतीय रूप में पूर्णतः संभव है। ठीक है, कि आसपास की ही है। ठीक है, ब्राह्मी के 3 अभिलेखों में ही कुछ अंश दाएं से बाएं लिखे गए हैं खरोष्टी के प्रभाव में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, अशोक के शिलालेख भी अधिकतर मिलते हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो खरोष्टी उधर चलती थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो है कुछ 3 अभिलेख बताए गए हैं कि दाएं से बाएं मिलते हैं। ठीक है, अशोक के सारे अभिलेख बाएं से दाएं लिखे गए हैं, देखो बाएं से दाएं लिखे गए, लेकिन खरोष्टी के प्रभाव में दाएं से बाएं लिखे गए हैं। सिंधु घाटी के अभिलेख 500 ईस्वी पूर्व के पहले के हैं। जो सिंधु घाटी थी उसके अभिलेख अगर देखा जाए तो 500 ईस्वी के पूर्व के हैं, तो यानी कि ये लिपि तो और पुरानी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास। और जो भारतीय लिपि हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मी से इसका किस प्रकार से विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास की बात करें तो 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक के युक्त लिपि का नाम ब्राह्मी रहा है। 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक जो लिपि चली उसको हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि की 2 श्रेणियाँ मानी गई हैं। ठीक है, एक उत्तरी शैली मानी गई है, दक्षिणी शैली मानी गई है। ठीक है, उत्तरी यानी कि जो उत्तर में थी और दक्षिणी यानी कि जो दक्षिण में थी। किसके? विंध्य पर्वत के। विंध्य पर्वत के जो उत्तरी शैली का प्रचार विंध्य पर्वत के उत्तर में रहा है, जिसमें 5 लिपियाँ थी। ठीक है, और दक्षिणी का प्रचार उसके दक्षिण में रहा, जो कि 6 लिपियाँ थी उसके अंतर्गत। ठीक है, तो अब इन्हीं लिपियों से भी क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उत्तरी शैली में 5 लिपियों का विकास हुआ है। वो 5 लिपि कौन कौन सी हैं? गुप्त लिपि, इधर देख सकते हैं साइड में, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी हो गई, शारदा हो गया, नागरी, शारदा, बांग्ला लिपि हो जाता है। ये 5 लिपि जो है वो उत्तरी शैली में आ जाती हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। आपको समय और काल और नाम याद रखने हैं बस। गुप्त लिपि की बात करें तो इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, विलसद, इंदौर, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है 375 ईस्वी का है। विलसद की बात करें तो 414 ईस्वी का है। इंदौर की बात करें तो 465 ईस्वी का है। ठीक है, कुटिल लिपि की बात करें तो कुटिल लिपि, यह लिपि जो है गुप्त लिपि से निकली है। जो मैंने सबसे पहले बताया, गुप्त लिपि से क्या निकली है? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से 2 लिपियाँ निकली है, नागरी और शारदा। ये क्रम ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि कुटिल लिपि से कौन कौन सी लिपियाँ निकली है? नागरी और शारदा। अब कुटिल लिपि कहाँ से निकली है? गुप्त लिपि से। तो गुप्त लिपि से निकली है कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से निकली है नागरी और शारदा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ने गुप्त लिपि पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कुटिल लिपि के बारे में। यह लिपि गुप्त लिपि से विकसित हुई है। नागरी और शारदा लिपियों का विकास हुआ है किससे? कुटिल लिपि से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नागरी लिपि का। नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। जो हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये क्या है? देवनागरी है। तो क्या है? नागरी से निकली है। नागरी किससे निकली है? कुटिल से। कुटिल लिपि किससे निकली है? गुप्त लिपि से। तो ये सीरीज चली आ रही है, इसलिए इसको भी क्रम से याद कर लेना आप लोग। तो बांग्ला लिपि, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री और महाजनी आदि लिपियाँ का विकास नागरी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, दक्षिण में इसको नंदी नागरी भी कहते हैं। तो नागरी का 3 नाम हो गए, एक देवनागरी, एक नंदी नागरी, एक नागरी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारदा लिपि की। शारदा लिपि की बात करें तो वर्तमान समय की कश्मीरी जो है, टाकरी है, गुरमुखी हो गया, डोंगरी आदि लिपियों का विकास जो है शारदा लिपि से हुआ है। ठीक है, इसी लिपि से निकली हुई है, शारदा लिपि से। डोंगरी लिपि पूछा जाता है किससे है, तो शारदा लिपि, डोंगरी लिपि। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें, जो कि बांग्ला लिपि है। बांग्ला लिपि की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में प्राचीन नागरी से हुई है। बांग्ला लिपि भी नागरी से ही निकली है। इससे नेपाली, वर्तमान बांग्ला, मैथिली और उड़िया लिपियाँ निकली हैं। ठीक है, उड़िया लिपि किससे निकली है? बांग्ला लिपि से निकली है। नेपाली, बांग्ला लिपि से निकली है। क्योंकि देखो आसपास के इलाके में अगर कोई भाषा चल रही है तो धीरे धीरे, अगर उसको ज़्यादा बोलने वाले हैं तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो जाता है उसका, मतलब एडॉप्ट कर लेते हैं। माइग्रेट करने पर भी कुछ भाषाएँ बदल जाती हैं लोगों की। तो ये था अभी तक उत्तरी शैली का 5 जो हमने लिपियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी शैली में जो विकास लिपियाँ हुई थी। ठीक है, जिसमें 6 लिपियाँ मैंने आपको बताई थी। दक्षिणी शैली से 6 लिपियाँ विकास हुई हैं, जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में थी। पश्चिमी मध्य प्रदेशी, तेलुगु और ग्रंथ लिपि, कलिंग और तमिल, ये जो लिपि है वो है ब्राह्मी के दक्षिण से विकास। तो अब पश्चिमी जो पहली है उसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ है। पश्चिमी लिपि की बात करते हैं, यह लिपि गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि के
लेखों में मिलती है। जो लेख मिले हैं उसमें पश्चिमी लिपि में इसके विकास में, जैसे कोंकण, मैसूर, हैदराबाद, ये सारी लिपियाँ उसके अंतर्गत लेखों में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेशी लिपि। अक्षरों की आकृति संकोण वाली होती थी। ये पूछा जाता है कि संकोण वाली अक्षरों कौन सी लिपि है। मध्य प्रदेशी लिपि जो है अक्षरों की आकृति जो है संकोण वाली होती थी। तेलुगु कन्नड़ लिपि की बात करें तो इससे ही वर्तमान तेलुगु और कन्नड़ लिपियाँ निकली हैं। ठीक है, तेलुगु कन्नड़ लिपियाँ किससे निकली हैं? मध्य प्रदेशी लिपि से। ठीक है, दक्षिणी शैली का ही है। ग्रंथ लिपि की बात करें तो यह लिपि मद्रास में प्रचलित रही। इससे ही मलयालम और तेलुगु लिपियाँ निकली है। ग्रंथ लिपि, तेलुगु लिपि पूछा गया था, तेलुगु लिपि किससे निकली हुई है? तो ग्रंथ लिपि से होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। कलिंग लिपि की बात करें तो इसके प्राचीन लेख जो है मध्य प्रदेशी लिपि में है और बाद के लेख नागरी, तेलुगु, कन्नड़ और ग्रंथ लिपि में भी मिलते हैं कलिंग लिपि का। तमिल लिपि की बात करें तो तमिल का ही घसीट रूप वट्टु तुल्लु है लिपि है। ठीक है, अक्षर गोलाई लिए हुए होते हैं। अधिकांश अक्षर ग्रंथ लिपि से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये तमिल लिपि हो जाएगी। अब हम सामान्य परिचय के तौर पे एक चीज़ देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ लिया जाता है और पूछा गया भी है। ठीक है, देखो, जो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन में की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। ठीक, सफलता हासिल की थी। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप। ठीक, 1837 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखना। ब्राह्मी के उद्वाचन में प्रथम प्रयास किसने किया था? विल्फोर्ट ने। देखो, दो चीज़ें हैं, प्रथम प्रयास किसने किया? विल्फोर्ट ने। ठीक है, और सफलता हासिल की जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था जेम्स प्रिंसेप ने। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारतीय हैं। एडवर्ड थॉमस जो थे वो बोलते हैं कि यार ब्राह्मी लिपि जो है वो भारतीय है, भारत से ही निकली हुई है। ठीक है, मौर्य काल में राजकीय आदेश खोदे गए थे तांबे पर। मौर्य काल की बात करें तो उस पर जो राजकीय आदेश खोदे जाते हैं तांबे पर। और लेखन के लिए जो सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी वो थी दानपत्र। ठीक, धातु थी दानपत्र। अधिकतर जो है दानपत्र उस पर लिखा जाता था कि हाँ इन्होंने इतना दान किया, इन्होंने दान किया। तांबे पर खोदा जाता था उस समय। और आप देखते हैं आज भी इस समय में कई जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य सरकार योजना, जो भी सड़क बनते हैं तो वहाँ पे नाम लिखा रहता है और कब बना है कब नहीं। ये सारी चीज़ें आज की नहीं, बहुत पुरानी है। ठीक है, अब एक चीज़ और, जो एक क्वेश्चन पूछा था कि अभिलेख के प्रकार। हालांकि देखो इसके बारे में अधिकतर जगह तो नहीं मिलता है, कुछ ही भी कम मिलता है। तो 10 प्रकार का बताया गया है। व्यापारिक तथा व्यावहारिक, अभिचारिक जिसमें जादू टोना से संबंधित था अभिलेख, धार्मिक और कर्मकांडी, उपदेशात्मक और नैतिक, समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी हो गया, दान संबंधी हो गया, प्रशासकीय हो गया, प्रशस्ति परक हो गया, स्मारक तथा साहित्यिक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको लिपि के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लिपि है, कितने अक्षर है, कितने नहीं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ खरोष्ठी के बारे में। इससे आप डिफरेंस पता लगा पाएंगे कि आपको लिपि जो ब्राह्मी लिपि रही है और इसमें क्या रहा है। उसमें मैंने आपको 41 अक्षर बताया था, 9 स्वर और 32 व्यंजन। अब यहाँ की बात करें खरोष्ठी लिपि में, तो खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण होते हैं जिसमें 5 स्वर और 32 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अब खरोष्ठी लिपि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे 2 मिनट के लिए। सबसे प्राचीन लेख सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में। मैंने बताया था कि आपको बॉर्डर के एरिया में खरोष्ठी लिपि चलती थी, इसलिए अशोक के कुछ शिलालेख भी, 1 आध 2 3 शिलालेख अभिलेख जो भी है उसमें क्या है, खरोष्ठी लिपि को देखने से मिल जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सबसे प्राचीन लेख सम्राट अशोक के मिलते हैं खरोष्ठी लिपि में, जो कि पहला शाहबाजगढ़ी जिला यूसुफ जई पंजाब में है, मानसेहरा जिला हजारा पंजाब में है। ठीक है, और प्रोफेसर ब्यूलर की बात करें तो खरोष्ठी के अभिलेख 350 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक के मिलते हैं। ठीक है, समय काल वही रहा है। अशोक के शिलालेख के अतिरिक्त भारत यूनानी सिक्के, शक और कुषाणों के अभिलेख भी खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, तो जो अशोक के तो शिलालेख मिलते ही थे 2-3, आपको पहले ही बताया था, जिसमें भारत ईरानी सिक्के हो गया, शक और कुषाण, इन सब के भी कुछ चीज़ें जो हैं खरोष्ठी लिपि में मिल जाती हैं। उत्पत्ति की बात करें तो अरेमाइक या भारतीय लिपि से मानते हैं। ठीक, अरेमाइक से कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये तो भारतीय लिपि है, कुछ लोग मानते हैं ये अरेमाइक से निकली हुई है। ठीक है, और ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। क्या बोला मैंने? ब्राह्मी लिपि ब से बाएं, ब से ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसका उल्टा कर दो खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तक्षशिला में अरेमाइक लिपि के भी अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें 37 वर्ण है, 5 स्वर है, 32 व्यंजन है। इसमें क ख ग अंगा इसमें भी नहीं है, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ प फ म य र ल व स। ठीक है, और इसमें तीसरा सा नहीं है, 2 सा है। ठीक है,
दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ ए, इसमें दीर्घ स्वर हो जाते हैं। औ और अंग व्यंजन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना खरोष्ठी लिपि और ये जितने भी थी ये लिपियाँ क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।